गुड इवनिंग एवरीवन। लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का आपका। ओके, कल आपने सर्कुलेशन और रेस्पिरेशन का एंट्रांस कंप्लीट कर लिया था और जैसे मैंने आपको कल बोला था कि आज का जो आपका लेक्चर है वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एंट्रांस ऑफ अ नेक्स्ट टॉपिक और उसमें जो टॉपिक है वो है आपका इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये आपके नए सिलेबस के हिसाब से चैप्टर का नाम है। पुराने सिलेबस के हिसाब से देखते हैं तो यहां पे दो चैप्टर कंबाइन है, जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड व्हाट, क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो मैंने आपको कल बोला था कि आपको जेनेटिक बेसिस वाला जो पार्ट है वो रिवाइज करके रखना है, जो मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स है वो हमको रिवाइज करने थे। तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आज हम देखने वाले हैं। तो चलो लाइव ज्वाइन हो जाओ आप सब लोग जल्दी जल्दी। कल भी आपको इंस्ट्रक्शन दिए थे, आज भी इंस्ट्रक्शन है शायद, ओके, कि लेक्चर जो है वो इमीडिएटली क्या होने वाले हैं, प्राइवेट होने वाले हैं। तो चलो जल्दी जल्दी सब लोगों ने लाइव आ जाना है। बहुत कम लोग लाइव दिख रहे हैं, जल्दी जल्दी लाइव आ जाओ सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द लेक्चर। यस, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन जो है वो आपके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, आंसर करते जाना है, देखते हैं क्या हो रहा है। ओके, ये देखो, ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। द फेनोमेनॉन ऑफ लाइक बिगेट्स लाइक इज ड्यू टू, मतलब एक एग्जांपल दिया था इंट्रोडक्शन के अंदर, हमने बोला था इफ यू पुट अ पी सीड इनटू द सॉइल it will always germinate into a pea plant, and if you put a mango seed into the soil it will definitely develop into a mango tree. okay, तो ये जो है इसको हम बोलते हैं, इस phenomenon को हम बोलते हैं like begets like। और ये किसकी वजह से होता है? जेनेटिक्स की वजह से, हेरिडिटी की वजह से, जर्म प्लाज्म की वजह से, या फिर वेरिएशंस की वजह से? क्या होगा, जल्दी बोलना है। ओके, व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? पहला क्वेश्चन देख रहे हैं हम जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से। आपके स्क्रीन के ऊपर आपको क्वेश्चन दिख रहा है, द फेनोमेनॉन ऑफ लाइक बिगेट्स लाइक इज ड्यू टू। ऑप्शंस में आपको दिया है जेनेटिक्स, दूसरा ऑप्शन है हेरिडिटी, तीसरा ऑप्शन है जर्म प्लाज्म एंड द लास्ट ऑप्शन इज वेरिएशन। चलो, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। आंसर्स के लिए वेट कर रहा हूं, जल्दी जल्दी फटाफट आंसर करना है क्वेश्चन को। क्या आएगा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी बोलना है। What is the phenomenon of like begets like? What is the reason behind this? Simple reason is there. The reason is heredity. Heredity का मतलब होता है transfer of characters from one generation to next generation. Okay, आपने पढ़ा था genetics के बारे में। Genetics हमने कहा था branch of biology dealing with the study of heredity and variation. Heredity का मतलब है transfer of characters from one generation to next generation, you can say. Variations are the differences among the organisms of same species. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है कि वेरिएशंस क्या होते हैं। तो ऑप्शंस में दिया होता है कि डिफरेंसेस अमंग द ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पेसीज, डिफरेंट स्पेसीज, पॉपुलेशन। तो यहां पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सेम स्पेसीज के बीच में जो डिफरेंसेस आपको दिख रहे हैं उस डिफरेंसेस को आपको क्या बोलना है? वेरिएशंस, ऐसा बोलना है। और जब आप वेरिएशन और हेरिडिटी का स्टडी करेंगे तब उसको हम बोलेंगे जेनेटिक्स। ओके, तो ये जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है यहां पे, द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी हेरिडिटी। ऑप्शन बी जो है वो राइट है। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन भी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा, देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या होने वाला है। चलो, ये भी आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स इज कॉल्ड। क्या आएगा? अभी मैंने बोला है, यस, क्या हो सकता है? व्हाट इज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन और फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स? क्या होगा? हेरिडिटी, वेरिएशन, रिकॉम्बिनेशन या फिर म्यूटेशन?
व्हाट इट विड बी। क्या होने वाला है आंसर, जल्दी जल्दी बोलना है, आपके आंसर्स के लिए वेट कर रहा हूं। बहुत सारे लोग अभी भी लाइव नहीं है तो लाइव आ जाओ, लाइव ज्वाइन कर लेना है। एक बार ये लेक्चर खत्म हो गया तो प्राइवेट हो जाएगा, वापस नहीं दिखेगा। ओके, कोई एक्सक्यूज नहीं है, कोई रीजन नहीं चलेगा। यू हैव टू अटेंड द लेक्चर्स लाइव, लाइव लेक्चर अटेंड करने हैं आपको। ओके, और जैसे हमने कहा कि अगर कैरेक्टर एक जनरेशन से अगले जनरेशन में पास हो रहा है, दिस फेनोमेनॉन इज कॉल्ड एज वंस अगेन हेरिडिटी। तो इसका जो ऑप्शन ए जो है वो होगा इसका राइट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन। हेरिडिटी के बारे में क्वेश्चन हो गया, अभी शायद वेरिएशन के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। ओके, देखते हैं कौन सा आता है। चलो क्या बात है, वही क्वेश्चन आपके सामने है। वेरिएशंस क्या होते हैं? डिफरेंसेस बिटवीन द पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स, क्या उसको आप वेरिएशन बोल सकते हो? डिफरेंसेस बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पेसीज, डिफरेंसेस अमॉन्ग द ऑफस्प्रिंग्स ऑफ द सेम पेरेंट्स, ऑल ऑफ द अबव। सोच के बोलना है। कुछ लोग अभी मेरा एक स्टेटमेंट जो मैंने थोड़ी देर पहले किया था कि डिफरेंसेस अमॉन्ग द ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पेसीज, उसी को लेकर आंसर करेंगे, लेकिन बाकी के ऑप्शंस के बारे में भी सोचना है। डिफरेंसेस बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स ये भी हो सकता है, इसको भी आप वेरिएशन बोल सकते हो। ओके, यस, तो क्या आएगा ऑप्शन? मैं बोल रहा हूं पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग्स के बीच में जो डिफरेंसेस है उसको भी वेरिएशन बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेम स्पेसीज के बीच में है तो भी चलेगा। ओके, डिफरेंसेस अमॉन्ग द ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम पेरेंट, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आएगा आपका ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। ओके, चलो अगला देखते हैं, नंबर 4, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। यस, ऑल इज द आंसर फॉर दिस। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। द टर्म जेनेटिक्स वॉज कॉइन्ड बाय, ये जो टर्म है जेनेटिक्स, ये किसने कॉइन की है? साइंटिस्ट कौन सा है? मॉर्गन, विलियम बैटेसन, जॉनसन या फिर कार्ल कोरेंस? व्हाट इज और हु इज द साइंटिस्ट हु कॉइन्ड द टर्म जेनेटिक्स? किस साइंटिस्ट ने कॉइन किया है द टर्म? और एक्चुअली हमने कहा था कि जो ऑर्गेनिजम्स है, पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग्स है, उनके बीच में क्या होता है? कुछ सिमिलैरिटीज एज वेल एज देयर आर सम डिफरेंसेस। और इनको सबसे पहली बार किसने नोटिस किया था? मेंडल ने। मेंडल ने कहा था कि देयर आर सम यूनिट्स और पार्टिकल्स which are present in the body of living organisms which are responsible for transfer of characters. लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो कैरेक्टर को ट्रांसफर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऐसे कैरेक्टर्स को या फिर ऐसे पार्टिकल्स को मेंडल ने बोला था फैक्टर। ओके, बाद में फिर 1909 में देयर इज वन साइंटिस्ट कॉल्ड जॉनसन, जिसने फैक्टर का नाम बदल के उसको क्या नाम दिया? जीन। और फिर आया आपका जेनेटिक्स का कंसेप्ट, जहां पे मैंने बोला हेरिडिटी और किसका स्टडी कर रहे हैं? वेरिएशन। तो जॉनसन का काम अलग है, जॉनसन ने जीन ये वर्ड कॉइन किया है। आपको पूछा गया है कि जेनेटिक्स ये किसने कॉइन किया है? ओके, तो बहुत लोगों ने इस क्वेश्चन को आंसर कर दिया है। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज विलियम बैटेसन। बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, इसने ये वर्ड कॉइन किया है जेनेटिक्स। विलियम बैटेसन इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 5। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन जो है वो आपके सामने आ जाएगा। चलो, द ग्रीक वर्ड विच मीन्स टू ग्रो इनटू इज, एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है टू ग्रो इनटू, तो वो कौन सा है? जेनेटिक्स है, जेनेसिस है, इनहेरिटेंस है या फिर फैक्टर है? क्या आएगा? जल्दी आंसर करना है। आपका अटेंडेंस है बहुत इंपॉर्टेंट है, अटेंडेंस लिया जा रहा है। ओके, जो लोग लाइव लेक्चर अटेंड नहीं कर रहे हैं उनके लिए ये नुकसान होगा अभी। ओके, सीरियसली लेना है लाइव लेक्चर्स को। बहुत कम लोग जो है वो लाइव लेक्चर अटेंड कर रहे हैं। यस, क्या होगा? द ग्रीक वर्ड विच मीन्स टू ग्रो इनटू, क्या वो जेनेटिक्स है? क्या वो जेनेसिस है? जेनेसिस का मीनिंग हो सकता है टू ग्रो इनटू। क्या वो इनहेरिटेंस है या फिर क्या वो फैक्टर है? यस, क्या होगा? जल्दी जल्दी बोलना है। चलो, वेरी गुड, सब लोगों ने आंसर किया है वापस एक बार। और इसका जो राइट आंसर है वंस अगेन इट इज ऑप्शन बी, दैट इज जेनेसिस।
जेनेसिस इज अ ग्रीक वर्ड जिसका मीनिंग होता है टू ग्रो इनटू। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है फिफ्थ क्वेश्चन का वो है आपका ऑप्शन बी वंस अगेन। चलो अगला देखते हैं, नंबर 6 नंबर का क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपके सामने है। द फर्स्ट साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग द इनहेरिटेंस वाज गिवन बाय। इनहेरिटेंस का मतलब भी हेरिडिटी को सेम होता है। हेरिडिटी का मतलब क्या है? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स। इनहेरिटेंस का मतलब भी वही है, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो ये सबसे पहली बार साइंटिफिकली किसने एक्सप्लेन किया? विलियम बैटिसन ने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने, ग्रिफ्थ ने या फिर जॉनसन ने। 4 साइंटिस्ट आपके सामने है वापस। ओके, क्या आएगा? द फर्स्ट साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग द इनहेरिटेंस वाज गिवन बाय, कौन है? ओके, क्या वो विलियम बैटिसन है? इज इट G.J. मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, ओके, या फिर ग्रिफ्थ है या फिर जॉनसन है? क्या होगा? जल्दी बोलो, वेट कर रहा हूं आपके आंसर्स के लिए। आंसर्स आ रहे हैं फटाफट। यस, राइट है। ओके, ऑप्शन बी, आपके इनहेरिटेंस का पहला साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन जो है वो किसने दिया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने, बाय परफॉर्मिंग सम फेमस हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स ऑन विच टाइप ऑफ प्लांट? गार्डन पी प्लांट। ओके, तो उसके रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे, जैसे जैसे आगे हम बढ़ेंगे क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे। ओके, वापस एक बार बोल रहा हूं कि हर पॉइंट के ऊपर एमसीक्यू है, इसीलिए पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो रिवाइज हो जाएगा अगर आप सारे के सारे एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो। ओके, तो 2 चीजें एक साथ हो रही है, एक तीर में 2 निशान लग रहे हैं हमारे। सबसे तो एंट्रांस भी कंप्लीट हो रहा है और दूसरा आपका क्या हो रहा है? रिवीजन भी हो रहा है। दोनों चीजें साथ में चल रही है, तो दोनों का दोनों पार्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो अगला देखते हैं। नंबर 7 क्या है? 7 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। क्या होगा अगला क्वेश्चन? देखो, यस, आ चुका है। हु इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स? फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोलते हैं हम? थियोफ्रास्टस को बोलते हैं, स्टीफन हेल्स को बोलते हैं, या फिर मेंडल को बोलते हैं, या फिर एरिस्टोटल को बोलते हैं? साइंटिस्ट रिलेटेड क्वेश्चंस आते जा रहे हैं। हु इज नोन एज अ फादर ऑफ जेनेटिक्स? कौन है? थियोफ्रास्टस, स्टीफन हेल्स, मेंडल या फिर एरिस्टोटल? सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। ग्रेगर जॉन मेंडल, he was the first to give the scientific explanation about what? Inheritance, and that's why he is called as a father of genetics. तो ये जो क्वेश्चन है आपका, ज्यादा टाइम यहां पे नहीं लेंगे हम। 7 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर है मेंडल, विच इज गिवन इन द ऑप्शन सी। ओके, चलो अगला देखते हैं। नंबर है आपका नंबर 8। 8 नंबर का क्वेश्चन जो है वो देखने वाले हम, आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा 2 सेकेंड्स के अंदर, आ चुका है। ओके, ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस्ड बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड, क्या है? बोलो चलो। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो किसके थ्रू प्रोड्यूस हो रहे हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? क्या उनको हम क्लोन्स बोल सकते हैं? क्या उनको हम ऑफस्प्रिंग्स बोल सकते हैं? क्या वो फैक्टर्स है या फिर बोथ ए एंड बी? क्या आएगा? बहुत सिंपल है। इफ द ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाट दे कैन बी कॉल्ड एज? क्लोन्स या फिर ऑर्गेनिजम्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, सॉरी। ओके, ऑफस्प्रिंग्स हैं, फैक्टर्स है या फिर दोनों हैं? बोथ ए एंड बी भी हो सकता है। आंसर कर रहे हैं सारे लोग, एंड यस इट इज राइट है। 2 चीजें ध्यान में रखनी है। इफ द ऑर्गेनिजम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दे कैन बी मोर प्रॉपरली कॉल्ड एज क्लोन्स। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अगर ऑर्गेनिज्म बन रहा है तो वो एग्जैक्ट डुप्लीकेट कॉपी होगा किसका? पेरेंट का, तो आप उसको क्या बोलेंगे? क्लोन ऐसा बोल सकते हो। एंड इफ द ऑर्गेनिजम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगर ऑर्गेनिज्म कौन से रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस हो रहे हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उसको क्या बोल सकते हैं हम? ऑफस्प्रिंग्स ऐसा बोल सकते हैं। ओके, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर जो है ऑप्शन ए, दैट इज क्लोन्स। चलो अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 9 नंबर का क्वेश्चन है, ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलो, असेक्सुअल का तो देख लिया, मैंने बता दिया आपको क्या बोलना है उसको, क्लोन्स ऐसा बोलना है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको क्या बोलना है आपको? ऑफस्प्रिंग्स ऐसा बोलना है। तो ये जो 9 नंबर का क्वेश्चन है, ओके, आपके आंसर के लिए अभी वेट नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसका आंसर आपको बता दिया है। ओके, ऑफस्प्रिंग्स जो है इट विल बी द राइट आंसर फॉर द ऑप्शन नंबर 9, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9। ओके, चलो अगला देखते हैं। नंबर है आपका
10, नंबर 10, क्योंकि तुझे तो स्टार्ट कर आईपैड वरती चार्जिंग के लिए। 10 नंबर का क्वेश्चन जो है वो आपके सामने आने वाला है। चलो ये तो बोर्ड के बहुत बीच में आ गया है, थोड़ा सा मैं साइड में हो जाता हूं, ठीक है, ओके। यस, चलो तो 10 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। आंसर कर रहा है फटाफट। ऑफस्प्रिंग्स क्या होते हैं? जल्दी जल्दी बोलना है। व्हाट आर ऑफस्प्रिंग्स? वेदर दे आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू आइदर ऑफ देयर पेरेंट्स, नॉट एग्जैक्टली आइडेंटिकल, ओके, देन शो इंटरमीडिएट कैरेक्टर्स और इनहेरिटेड फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स, बोथ बी एंड सी। क्या होगा? चलो क्या आएगा? ऑफस्प्रिंग्स क्या है? एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू आइदर of their parents, not exactly identical to either of their parents, shows intermediate characters inherited from both the parents, या फिर ये आ जाएगा both B and C। क्या होगा? सब लोग आंसर कर रहे हैं इसका भी, बहुत लोगों के आंसर्स आ रहे हैं, जल्दी जल्दी आंसर्स करने हैं, फटाफट आंसर देना है इसका भी। क्या होगा बोलो? लाइव अटेंड करने वाले लोग वापस कम दिख रहे हैं मेरे को। लाइव अटेंड करना है, लेक्चर इंपॉर्टेंट है, ओके। चलो बोलो क्या आएगा? यस, वेरी गुड। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। दोनों पेरेंट्स को बिल्कुल भी आइडेंटिकल नहीं होते हैं। एक्चुअली जो ऑफस्प्रिंग्स है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अगर बन रहे हैं तो दोनों पेरेंट्स के कौन से कैरेक्टर शो करेंगे? वो इंटरमीडिएट कैरेक्टर शो करेंगे, बिकॉज इट विल बी अ मिक्सचर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम मेल एज वेल एज व्हाट? फीमेल। तो इंटरमीडिएट कैरेक्टर्स आएंगे और दोनों में से किसी को भी बिल्कुल भी आइडेंटिकल नहीं होंगे, ओके। तो दोनों ऑप्शंस राइट है, यहां पे दोनों ऑप्शंस राइट बैठ रहे हैं, ओके। ये जो आपका क्वेश्चन है 10 नंबर का, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन, ओके, डी। लास्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। चलो अगला देखते हैं, नंबर 11। 11 नंबर का क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। द टर्म फैक्टर फॉर जीन वॉज कॉइन्ड बाय। चलो ये भी बात करते करते मैंने बता दिया था, ओके। आंसर कर दो इसको भी फटाफट। कुछ यूनिट्स या पार्टिकल्स होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? इनहेरिटेंस। ऐसे यूनिट्स या पार्टिकल्स को मेंडल ने क्या बोला था? फैक्टर। उसी फैक्टर को बाद में क्या नाम मिला? जीन, ये नाम मिला। तो जीन ये टर्म किसने कॉइन किया है? विलियम बैटेसन ने, जॉन मेंडल ने, जॉनसन ने, या फिर ग्रिफ्थ ने? बहुत लोग इसको आंसर बी कर रहे हैं, जॉन मेंडल। अच्छा सॉरी, क्वेश्चन जो है वो थोड़ा ट्रिकी है, क्या बात है, वेरी गुड। जो लोग आंसर दे रहे हैं, राइट दे रहे हैं, क्वेश्चन को थोड़ा एक बार पढ़ लो, क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। उन्होंने पूछा है द टर्म फैक्टर फॉर जीन, जीन के लिए फैक्टर ये टर्म किसने यूज किया था? तो फैक्टर मैं बोल रहा हूं किसने यूज किया है? मेंडल ने यूज किया है। ये क्वेश्चन अगर उल्टा होता, द टर्म जीन फॉर फैक्टर, द टर्म जीन फॉर फैक्टर वाज कॉइन्ड बाय, तो इसका आंसर भी बदल जाता। आंसर क्या आता? जॉनसन। तो ये थोड़ा सा ट्रिक जो है क्वेश्चन में, ये हमको समझना है। बी ऑप्शन जो है वो राइट है, ओके, दैट इज ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल ने फैक्टर ये टर्म यूज किया था किसके लिए? जीन के लिए। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 12। 12 नंबर का क्वेश्चन देखने वाले हम, देख लेते हैं क्या है। यस, चलो, ग्रेगर मेंडल वॉज बॉर्न इन, मेंडल का लाइफ हिस्ट्री पढ़ाया था आपको, उसकी बर्थ कहां पे हुई है, कौन से साल में हुई है, बाद में ग्रेजुएशन कहां से हुआ, ग्रेजुएशन के बाद वो कहां पे गए, एक्सपेरिमेंट्स कब स्टार्ट हुए, ओके, वो बाद में कब उन्होंने उनके रिसर्च को पब्लिश किया, रीडिस्कवरी किसने किया, बहुत सारे कुछ दिया हुआ है, ओके। तो लाइफ हिस्ट्री के बेस्ड ये क्वेश्चन है। ग्रेगर मेंडल वॉज बॉर्न इन, कहां पे? यूके या फिर ऑस्ट्रिया, देन रशिया या फिर जेकोस्लोवाकिया? क्या होगा? व्हाट इज द बर्थ प्लेस ऑफ मेंडल? यूके,
ऑस्ट्रिया, रशिया या फिर जेकोस्लोवाकिया? क्या आएगा? यस, आंसर्स तो आ रहे हैं। ओके, राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के एक छोटे से विलेज में उनका बर्थ हुआ था इन अ फैमिली ऑफ अ पुअर फार्मर। पुअर फार्मर के फैमिली में बर्थ हुआ था। ओके, तो ये जो आपका क्वेश्चन है नंबर 12, इसका जो राइट आंसर है वो क्या आएगा? ऑप्शन बी, ऑस्ट्रिया। ओके, चलो अगला देखते हैं, नंबर 13। 13 नंबर का क्वेश्चन देखने वाले हैं हम। क्या आएगा इसका आंसर बता देना है। मेंडल वॉज, कौन थे मेंडल? फिजियोलॉजिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, साइटोलॉजिस्ट थे या फिर टैक्सोनॉमिस्ट थे? यस, मैंने ये पढ़ाते पढ़ाते बोला था, बहुत लोगों को लगता है कि मेंडल वॉज अ प्लांट ब्रीडर। वो प्लांट ब्रीडर थे। ओके, क्योंकि उनके एक्सपेरिमेंट्स वो जो है हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स है, ब्रीडिंग के फील्ड में एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। तो एक्चुअली प्लांट ब्रीडर तो ऑप्शन में कहीं दिख नहीं रहा हमको। तो बाय प्रोफेशन मेंडल वॉज फिजियोलॉजिस्ट, मैथमेटिशियन, ओके, साइटोलॉजिस्ट और टैक्सोनॉमिस्ट। क्या आएगा? ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर्स आ रहे हैं जल्दी जल्दी, और जिनको या फिर जो लोग आंसर नहीं कर रहे उन्होंने भी आंसर करना है। फास्ट फास्ट आंसर कर दो। यस, चलो क्या बात है, सब लोगों ने आंसर किया इसको भी, और इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, मेंडल वॉज अ मैथमेटिशियन। तो ये ध्यान में रखना है सबको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 14। 14 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आएगा। ओके, उसको देख लेते हैं। यस, आ गया है। द फर्स्ट साइंटिफिक स्टडी लीडिंग टू द फॉर्मुलेशन ऑफ द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस वाज कैरिड आउट बाय। चलो ये भी बहुत सिंपल है, 14 नंबर का क्वेश्चन है। पहला साइंटिफिक स्टडी जिसने फॉर्मुलेशंस किए हैं किसके? लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। टोटल हमको पता है कितने लॉज है? 3 लॉज है। पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकेंड वन इज अ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और लास्ट है आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, सेग्रीगेशन एंड द लॉ ऑफ डोमिनेंस, दीज आर द 3 लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। किसने दिए हैं? डार्विन, ह्यूगो डी राइस, लेमार्क और मेंडल। ये तो इसमें कंफ्यूजन होने वाली कोई बात नहीं है। ओके, डेफिनेटली इसका आंसर जो है वो क्या आएगा? मेंडल आएगा। मेंडल वाज द साइंटिस्ट हु गेव दिस लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, चलो अगला देखते हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है। ओके, नेक्स्ट वन, नंबर 15। 15 नंबर का क्वेश्चन देखने वाले हैं हम। चलो देख लेते हैं, आ चुका है आपके सामने। अंडर विच टाइटल वॉज द मेंडल्स वर्क पब्लिश्ड इन द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून? मेंडल ने उसके जो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स थे वो स्टार्ट किए थे समथिंग अराउंड इन 1856, और 1865 के आसपास उन्होंने उनके रिसर्च पेपर को पब्लिश किया था इन द एनुअल मीटिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ द ब्रून। उस रिसर्च पेपर का टाइटल क्या था? वो टाइटल आपको पूछा गया है। मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस ये टाइटल था, एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, एक्सपेरिमेंट्स ऑन हेरिडिटी एंड वेरिएशन, या फिर ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। क्वेश्चन को समझ लो। सबसे पहले तो दे आर आस्किंग द टाइटल ऑफ द रिसर्च पेपर ऑफ द मेंडल। मेंडल ने जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए थे पी प्लांट के ऊपर, उस रिसर्च पेपर का टाइटल क्या था? ओके, टाइटल के बारे में पूछ रहे हैं। तो लोग आंसर कर रहे हैं, आंसर्स आते जा रहे हैं। जो लोग आंसर नहीं कर रहे उन्होंने भी करना है फटाफट। पहला ऑप्शन दिया है मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, दूसरा दिया हुआ है एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, अगला दिया हुआ है एक्सपेरिमेंट्स ऑन हेरिडिटी एंड वेरिएशन, और लास्ट वाला दिया है ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। तो क्या आएगा आंसर? अंडर विच टाइटल वॉज द मेंडल्स वर्क पब्लिश? द टाइटल ऑफ द रिसर्च पेपर वॉज एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। तो ये जो आपका 15 नंबर का क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 15। चलो अगला देख लेते हैं, नंबर 16 क्या है? 16 नंबर का क्वेश्चन देखना है। यस, मेंडल्स लॉज वेर फर्स्ट पब्लिश्ड इन द ईयर। कौन से साल वो पब्लिश हुए थे? प्रेजेंट करने वाला ईयर और पब्लिश करने वाला ईयर जो है वो अलग अलग है। मैंने बोला था रिसर्च पेपर कब मीटिंग में रखा उन्होंने? 1865 में।
पब्लिश कब हुआ ये पूछा है। ओके 1875, 1890, 1928 या फिर 1866। कंफ्यूज करने वाले ऑप्शंस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बहुत सिंपल है। चलो बता दो क्या है। वेरी गुड, आंसर्स तो आने लगे हैं। किसी को 1890 भी लग रहा है। चलो डी श्योर, ऐसे भी आ रहा है कुछ, श्योरिटी के साथ भी आंसर आ रहा है, क्या बात है। वेरी गुड, मैंने बोला था रिसर्च जो है वो कब पब्लिश या फिर सामने रखा था उन्होंने 1865 में, लेकिन उसको पब्लिश किया गया इन द एनुअल प्रोसीडिंग्स ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। ये एक जर्नल है उस नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून का। ओके तो वहां पे वो पब्लिश हुआ था इन द ईयर 1866। 1866 में पब्लिश हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। चलो अगला देखते हैं, नंबर 17। 17 नंबर का क्वेश्चन देखना है। The year 1900 AD is highly significant for geneticists due to, बोलो क्या है। 1900 AD ये साल जो है ये जेनेटिसिस्ट के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। इस साल में क्या हुआ है ये पूछा है आपको। 1900 में क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी दी गई थी, डिस्कवरी हुई थी जीन्स की, रीडिस्कवरी हुई थी मेंडलिज्म की या फिर मेंडल के वर्क की, या फिर प्रिंसिपल ऑफ लिंकेज दिया गया था। क्या हुआ है जल्दी बोलना है। यस, व्हाट इज द सिग्निफिकेंट पार्ट अबाउट द ईयर 1900 AD? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ओके with relation to the geneticist? Is it due to the chromosomal theory of heredity, due to discovery of genes, rediscovery of Mendelism or principles of linkage? आपने अभी बताया कि मेंडल का वर्क पब्लिश हुआ कौन से साल में, 1866। बाद में क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली द वर्क रिमेन अननोटिस्ड, किसी ने नोटिस नहीं किया। 1884 में मेंडल की डेथ हो गई और डेथ के कम से कम 14, 15, 16 साल के बाद 1900 में ओके रीडिस्कवरी हुई मेंडल के वर्क की। 3 अलग अलग साइंटिस्ट के नाम मैंने आपको बताए थे, वो साइंटिस्ट कौन से वो भी पता होने चाहिए। अभी नहीं बोलूंगा क्योंकि उसके ऊपर भी क्वेश्चन आएगा, तो क्वेश्चन के आंसर अभी नहीं दूंगा मैं। ओके इसके लिए जो आंसर है आपका 17 नंबर का, द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म। मेंडल के वर्क की क्या हुई थी, रीडिस्कवरी हुई थी। ओके चलो अगला देखते हैं, नंबर 18। मैंने बोला था तीनों साइंटिस्ट कौन से हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन आने वाला है और वो आ चुका है। द मेंडेलियन प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस वेर रीडिस्कवर्ड बाय, बताओ चलो किसने रीडिस्कवरी की थी। 3 साइंटिस्ट है, तीनों के कंट्रीज भी मेंशन है, ये भी ध्यान में रखने हैं क्योंकि कंट्रीज के ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए। मैच द पेयर में आ सकता है कि कौन सा साइंटिस्ट कौन से कंट्री से था। ओके क्या आएगा बोलो, सूटोन एंड बोवरी, ह्यूगो डी राइस, थ्रेशर मैक एंड कोरेंस, देन लिडरबर्ग एंड टैटम और मॉर्गन, कौन है। 3 साइंटिस्ट में बोल रहा हूं, ये तो 3 तो एक ही ऑप्शन में दिख रहे हैं, तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। बाकी के ऑप्शन में तो 2 दिख रहे हैं, कहीं पे एक ही दिख रहा है। ओके मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि रिडिस्कवरी करने वाले कितने साइंटिस्ट हैं, 3 साइंटिस्ट है। तो कौन से हैं, ह्यूगो डी राइस, थ्रेशर मैक एंड कार्ल कोरेंस। चलो अगला देखते हैं, नंबर 19। 19 नंबर का क्वेश्चन देखने वाले हैं हम, देख लेते हैं क्या है। कंट्रीज के बारे में क्वेश्चन आ चुका है, क्या बात है। मेंडल्स वर्क वाज रीडिस्कवर्ड बाय 3 बायोलॉजिस्ट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? कौन से कंट्रीज से थे वो तीनों? हॉलैंड, फ्रांस एंड इंग्लैंड, हॉलैंड, इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस एंड इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हॉलैंड एंड जर्मनी। कार्ल कोरेंस वाज फ्रॉम जर्मनी। ओके तो जर्मनी तो ऑप्शन में आना चाहिए, जर्मनी 2 ही ऑप्शन में दिख रहा है। ओके सी या फिर डी, बहुत लोग आंसर भी कर रहे हैं, बहुत सिंपल है। ओके ऑस्ट्रिया से भी एक साइंटिस्ट था, तो जर्मनी और ऑस्ट्रिया सिर्फ कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, डी ऑप्शन में दिख रहा है। लास्ट वाला जो ऑप्शन है ऑस्ट्रिया, हॉलैंड एंड जर्मनी, ये 3 कंट्रीज है। ओके कौन सा साइंटिस्ट कौन से कंट्री से, ये भी प्रॉपरली ध्यान में रखना है। ओके अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 20। चलो 20 नंबर का क्वेश्चन देखने वाले हम, क्या आएगा,
मेंडल सिलेक्टेड प्लांट और पी प्लांट बिकॉज ऑफ, ये तो सबको पता है। मेंडल परफॉर्म इज हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी प्लांट, साइंटिफिक नाम है पाइसम सटाइवम, क्रोमोसोम नंबर है 2n इज इक्वल टू 14, डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर। तो क्या रीजन थे कि पी प्लांट को ही सिलेक्ट किया? रीजंस भी हमने पढ़े थे। इट इज हैविंग अ शॉर्ट लाइफ स्पैन, दूसरा दिया है इट प्रोड्यूस मेनी सीड्स एंड लार्ज फ्लावर्स, बाद में दिया है मेनी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, और फिर लास्ट ऑप्शन दिख रहा है ऑल ऑफ दीज। क्या आएगा बोलो चलो? यस, 20 नंबर का क्वेश्चन, मेंडल सिलेक्टेड पी प्लांट बिकॉज ऑफ, किसके वजह से सिलेक्ट किया है पी प्लांट को? शॉर्ट लाइफ स्पैन की वजह से, मेनी सीड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं लार्ज फ्लावर्स के साथ, या फिर इट इज हैविंग अ मेनी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। नंबर ऑफ रीजंस वर देयर। ओके, सारे के सारे रीजंस हैं, ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। सारे के सारे रीजंस हैं जिसके वजह से मेंडल ने उसके प्लांट के लिए कौन सा, या फिर एक्सपेरिमेंट के लिए कौन सा प्लांट सिलेक्ट किया है? पी प्लांट को सिलेक्ट किया था। चलो अगला देख लेते हैं, नंबर 21 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चले जाएंगे हम। चलो, द बॉटेनिकल नेम ऑफ गार्डन पी। कितने सिंपल क्वेश्चन आ रहे देखो, मुझे नहीं लगता कि इससे सिंपल कुछ होगा। एंट्रांस भी इतना ही सिंपल होता है। अगर कोई 12th में होगा, जिनके सीटी के पेपर चल रहे हैं, उनके साथ डिस्कस करो एक बार, वो आपको बताएंगे, क्वेश्चन की लेवल समझाएंगे। बहुत ही ज्यादा सिंपल लेवल के क्वेश्चन होते हैं। ओके, द बॉटेनिकल नेम ऑफ गार्डन पी क्या है? पाइसम सटाइवम, लैथिरस ओडोराटस, मैंजीफेरा इंडिका, या फिर सोलानम ट्यूबेरोसम। क्या आएगा? व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ गार्डन पी प्लांट? ओके, पाइसम सटाइवम, लैथिरस ओडोराटस, मैंजीफेरा इंडिका, या फिर सोलानम ट्यूबेरोसम। ओके, सिंपल, बहुत सिंपल है। इट इज पाइसम सटाइवम। क्रोमोसोम नंबर बोला था मैंने 2n इज इक्वल टू 14। चलो अगला देखते हैं, नंबर 22 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डोमिनेंट कैरेक्टर इन अ पी प्लांट? आपने कहा कि मेंडल सिलेक्टेड 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, 7 पेयर सिलेक्ट किए थे। एक्चुअली पी प्लांट हैज मेनी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। ऐसे पूछते हैं कि पी प्लांट में कितने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है, तो आंसर क्या होता है? मेनी। अगर आपको पूछते हैं कि मेंडल ने कितने सिलेक्ट किए थे, तो आपका आंसर आता है कितने पेयर्स? 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। तो उसमें से ओके, कुछ डोमिनेंट है और कुछ कैसे है? रेसेसिव। 2 कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म उसको मिले, वन फॉर्म इज डोमिनेंट, द अदर फॉर्म इज रेसेसिव। ओके, तो वहां पे हाइट ऑफ द प्लांट, कलर ऑफ फ्लावर, पोजीशन ऑफ फ्लावर, कलर ऑफ सीड, शेप ऑफ द सीड, कलर ऑफ पॉड, शेप ऑफ द पॉड। ओके, तो ये सारे जो कैरेक्टर्स आपने देखे हैं, तो उसमें से देखो कौन सा कैरेक्टर, जो 4 ऑप्शन दिए इसमें से डोमिनेंट कौन सा है? रिंकल सीड, इन्फ्लेटेड पॉड्स, टर्मिनल फ्लावर एंड डॉर्फ प्लांट। देखो सीड शेप में 2 है, राउंड एंड रिंकल्ड। सीड शेप में 2 फॉर्म है, एक राउंड और दूसरा क्या है? रिंकल्ड। राउंड डोमिनेंट है, रिंकल कैसा है? रेसेसिव है। ओके, तो रिंकल तो ऑप्शन नहीं आएगा, हमको डोमिनेंट ढूंढना है। ओके, बी ऑप्शन में दिया है पॉड। ओके, पॉड कैसा है? इन्फ्लेटेड या फिर कॉन्स्ट्रिक्टेड? तो इन्फ्लेटेड इज डोमिनेंट, कॉन्स्ट्रिक्टेड इज व्हाट? रेसेसिव। तो इन्फ्लेटेड जो है वो कौन सा कैरेक्टर है? डोमिनेंट कैरेक्टर है। बाद में दिया है टर्मिनल फ्लावर, पोजीशन ऑफ फ्लावर है ये, इसमें 2 है, एक्सियल एंड टर्मिनल। एक्सियल पोजीशन जो है वो डोमिनेंट होती है, और टर्मिनल जो होती है वो कैसी है? रेसेसिव है। तो इसमें टर्मिनल जो है वो रेसेसिव कैरेक्टर आ रहा है। और फिर टॉल एंड डॉर्फ, हाइट ऑफ द प्लांट, टॉल इज डोमिनेंट, डॉर्फ इज रेसेसिव, तो ये भी रेसेसिव आ गया। तो यहां पे एक ही कैरेक्टर डोमिनेंट दिख रहा है, एंड दैट कैरेक्टर इज इन्फ्लेटेड पॉड। ओके, तो 22 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। सब लोगों ने राइट किया आंसर। अगला देख लेते, चलो 23 नंबर का क्वेश्चन देखने वाले हम। चलो आगे आपके सामने आ चुका है, 23 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स वॉज नॉट कंसिडर्ड बाय मेंडल? कौन सा कैरेक्टर कंसिडर नहीं किया था, यह बताना है। सीडकोट कलर, सीडकोट कलर का मतलब ही सीड कलर है। रिंकल्ड और राउंड लीव्स, टॉलनेस और डॉर्फनेस, एंड देन द पोजीशन ऑफ फ्लावर। क्या है? मैं वापस एक बार बोल रहा हूं, सीडकोट कलर का मतलब ही क्या है? सीड का कलर है। तो सीड कलर तो कंसिडर किया है, बहुत लोग उसको ऑप्शन ए बता रहे हैं। आपको क्या बताना है? कौन सा कैरेक्टर मेंडल ने कंसिडर नहीं किया था? उसने हाइट का कैरेक्टर लिया है, सीड का कैरेक्टर लिया है, फ्लावर का कैरेक्टर लिया है।
ओके, लीव्स का कोई भी कैरेक्टर सिलेक्ट नहीं किया है, लीव्स के बारे में कुछ नहीं है। ओके, क्या नहीं लिया है शिव प्रसाद? ओके, क्या नहीं लिया है वो पूछा है भाई, उसके लिए आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर वॉज नॉट कंसिडर्ड बाय मेंडल? नहीं किया हुआ कौन सा है? तो रिंकल एंड राउंड लीव्स। राउंड एंड रिंकल क्या लिए थे? सीड लिए थे, लीव्स नहीं लिए थे। ओके, तो लीव का कोई कैरेक्टर नहीं था, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या आएगा आपका? ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। चलो अगला देखते हैं, नंबर 24 नंबर का क्वेश्चन देखना है, क्या आएगा देखो। एन इनहेरिटेड कैरेक्टर इज इट्स डिटेक्टेबल वेरिएंट इज कॉल्ड। बोलो क्या आएगा? एन इनहेरिटेड कैरेक्टर है और उसका जो डिटेक्टेबल वेरिएंट या फिर वेरिएंट होता है उसको क्या बोलेंगे? अलील, ट्रेट, जीन, बोथ ए एंड बी। बोलो क्या है? जल्दी जल्दी बोलना है। इनहेरिटेड कैरेक्टर एंड इट्स डिटेक्टेबल वेरिएंट इज कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे उसको? अलील बोलेंगे, ट्रेट बोलेंगे, जीन बोलेंगे, या फिर बोथ ए एंड बी बोल सकते हो। आंसर करो जल्दी जल्दी, सिंपल है। Yes, an inherited character and its detectable variant is called as a trait। उसको क्या बोलते हैं हम? ट्रेट ऐसा बोलने वाले हैं। ओके, तो राइट है। जिन जिन लोगों ने ट्रेट ये आंसर किया है, ओके, उसको राइट है, या फिर वो ऑप्शन जो है वो राइट है आपका। चलो अगला देख लेते हैं, नंबर 24 तो हो चुका है, 25 अगला क्वेश्चन देखना है। 25 नंबर का आपके सामने आ चुका है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब अ जीन? कौन सा स्टेटमेंट जीन को बहुत अच्छी तरह से क्या कर रहा है? डिस्क्राइब कर रहा है। अ ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेसिस, क्या उसको हम जीन बोल सकते हैं? अ स्पेसिफिक लेंथ ऑफ डीएनए रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर, अ स्पेसिफिक लेंथ ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, या फिर ये होगा बोथ बी एंड सी। क्या होगा बोलो? क्या है? जल्दी जल्दी बोलना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ जीन? अ ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेसिस, अ स्पेसिफिक लेंथ ऑफ डीएनए रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन ऑफ द कैरेक्टर, स्पेसिफिक लेंथ ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, और बोथ बी एंड सी। बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ओके, यस, ये है आपका a specific length of DNA responsible for inheritance and expression of the character। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है आपका 25 नंबर का, उसके लिए जो राइट आंसर है आपका वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है वो राइट होगा। अ स्पेसिफिक सेगमेंट और लेंथ ऑफ डीएनए, उसको क्या बोलते हैं हम? जीन ऐसा बोलते हैं। विच इज गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस एंड व्हाट? वेरिएशन। चलो अगला देखते हैं, नंबर है आपका 26 नंबर का क्वेश्चन जो है वो देखना है। चलो आपके सामने आ गया है। मेंडल्स फैक्टर्स आर इन फैक्ट, जिस चीज को मेंडल ने क्या बोला है? फैक्टर बोला है, वो एक्चुअली क्या है? क्या वो यूनिट्स हैं, क्रोमोसोम्स हैं, जीन्स है, या फिर नन ऑफ दीज है? क्या होगा? यस, फैक्टर। मेंडल जिस चीज को फैक्टर बोला था, उसी फैक्टर को या फिर उसी चीज को जॉनसन ने क्या नाम दिया था? जीन्स ऐसा नाम दिया था। तो एक्चुअली जो मेंडल के फैक्टर्स है वो क्या है? आपके जीन्स ही है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है 26 नंबर का, ओके, वो होगा ऑप्शन सी, दैट इज नथिंग बट द जीन्स। चलो अगला देखते हैं, नंबर 27 नंबर का क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। ये आपके सामने आ चुका है। हु कॉइन्ड द टर्म जीन फॉर फैक्टर? चलो अभी उल्टा आ गया है। फैक्टर जीन को किसने बोला था? तो मेंडल ने बोला था। अभी वो पूछ रहे हैं कि भाई मेंडल के फैक्टर को जीन किसने बोला? मेंडल, मॉर्गन, जॉनसन, या फिर पुनीत? क्या होगा? हु कॉइन्ड द टर्म जीन फॉर फैक्टर? चलो आंसर करते जाओ, फटाफट आंसर करना है। मेंडल, मॉर्गन, जॉनसन, या फिर पुनीत? सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल सा उसका आंसर भी होने वाला है। ओके, पता है हमको, इट वाज कॉइन्ड बाय द साइंटिस्ट जॉनसन।
जॉनसन नाम का साइंटिस्ट है जिसने मेंडेलियन फैक्टर को क्या बोला था, जीन ऐसा बोला था। तो चलो सबका आंसर राइट है। वापस एक बार अगला देख लेते हैं, नंबर 28। 28 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। चलो देख लेते हैं इसको भी। अलील्स और अलीलोमॉर्फ्स ऑक्यूपाई। अलील का डेफिनेशन हमने देखा था, 2 or more alternative forms of genes present on the same loci of homologous chromosome and controlling the same character. ओके, तो ये है आपकी अलील की डेफिनेशन। रिपीट कर रहा हूं, 2 or more alternative forms of genes present on the same gene loci of homologous chromosomes and they should be controlling the same character, then they can be called as alleles. तो क्या आएगा, सेम पोजीशन ऑन होमोलॉगस क्रोमोसोम, सेम पोजीशन ऑन हेटेरोजाइगस क्रोमोसोम्स, डिफरेंट पोजीशंस ऑन होमोलॉगस क्रोमोसोम या फिर डिफरेंट पोजीशन ऑन हेटेरोजाइगस क्रोमोसोम्स। देखो सबसे पहली बात तो सेम लोकाई मतलब सेम पोजीशन है, तो डिफरेंट पोजीशन का तो सवाल आता ही नहीं है। ओके, और कौन सा क्रोमोसोम होना चाहिए, होमोलॉगस क्रोमोसोम। डेफिनेशन अगर पता है तो इसको आंसर कर सकते हो। तो करेक्ट आंसर जो है वो होगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज सेम पोजीशन ऑन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। ओके, चलो अगला देखते हैं, नंबर 29। 29 नंबर का क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। Who proposed the term allelomorph? Yes, allelomorph ये जो टर्म है किसने प्रपोज किया है, ह्यूगो डी राइस, मॉर्गन, टेशरमैक और बैटेसन। ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा ऐसा लग रहा है मुझे। ओके, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि allelomorph ये टर्म किसने दिया है, ह्यूगो डी राइस, मॉर्गन, टेशरमैक या फिर बैटेसन, कौन है। शुभम मेंडल तो ऑप्शन में है ही नहीं। ऑप्शन देखो क्या है, भावेश का आंसर आ गया है, प्राची बोल रही है ए, ह्यूगो डी राइस। और किसको आंसर देना है, देखो आंसर का स्पीड कैसे रुक जाता है। ओके, स्लो डाउन हो चुका है स्पीड। साक्षी ने बोला है डी, बैटेसन। स्नेहा बोल रही है ए। चलो क्या आएगा, शुभम ने आंसर चेंज किया है अभी, जल्दी जल्दी बोलो क्या होगा। ह्यूगो डी राइस है, मॉर्गन है, टेशरमैक है या फिर बैटेसन है। हु प्रपोज द टर्म allelomorph? ओके, इसका राइट आंसर है बैटेसन। बैटेसन नाम का साइंटिस्ट है जिसने पहली बार ये टर्म यूज किया था एंड द टर्म इज allelomorphs। ओके, चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 30। 30 नंबर का क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। डोमिनेंट अलील का मतलब क्या होता है, बोलो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमिनेंट अलील? यस, एन अलील हुज इफेक्ट इज मास्क्ड बाय अनदर अलील। दूसरा अलील उसके इफेक्ट को मास्क कर रहा है, उसको एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा है, उसको डोमिनेंट बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं। ओके, एन अलील दैट प्रिवेंट्स द एक्सप्रेशन ऑफ अदर अलील। ऐसा अलील जो दूसरे के एक्सप्रेशन को क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है। ओके, देन एन अलील विदाउट एनी इफेक्ट, ऐसा अलील जो कोई इफेक्ट ही शो नहीं कर रहा है, क्या उसको डोमिनेंट बोलेंगे आप। ओके, या फिर एन अलील विच कैन नॉट एक्सप्रेस इन प्रेजेंस ऑफ अदर, ऐसा अलील जो दूसरे के प्रेजेंस में एक्सप्रेस ही नहीं हो रहा है, उसको आप डोमिनेंट बोलेंगे। बहुत ही सिंपल है। डोमिनेंट अलील जो है वो दूसरे अलील को एक्सप्रेस नहीं होने देता है उसके प्रेजेंस में, उसको हम डोमिनेंट बोलते हैं। तो क्या होगा आंसर, एन अलील। यस, चलो आंसर कर दो फटाफट, ऑप्शंस आराम से रीड कर लो फिर आंसर करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन को समझ लो प्रॉपरली, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एन अलील दैट प्रिवेंट्स द एक्सप्रेशन ऑफ अदर अलील, बी ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर है। ऐसा अलील जो दूसरे के एक्सप्रेशन को अवॉइड या प्रिवेंट करेगा, उसको वो एक्सप्रेस नहीं होने देगा, ऐसे अलील को क्या बोलेंगे हम, डोमिनेंट अलील ऐसा बोलेंगे। ओके, चलो अगला देखते हैं, नंबर 31। 31 नंबर का क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। ये देखो आपके सामने आ गया है, द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर एनी ट्रेट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको। किसी भी इंडिविजुअल का जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है क्या बोलते हैं उसको, फिनोटाइप, कैरियोटाइप, मॉर्फोलॉजी या फिर साइकिक, ऐसा कुछ दिया हुआ है, या फिर फिजिक बोल सकते हैं उसको।
फिजिक, मॉर्फोलॉजी, कैरियोटाइप या फिर फिनोटाइप? क्या होगा? सिंपल है, दो चीजें बताई थी. द एंटायर जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जीनोटाइप एंड द एक्सटर्नल अपीयरेंस फॉर एनी ट्रेट इज कॉल्ड फिनोटाइप. अगर एक्सटर्नल अपीयरेंस होगा तो फिनोटाइप है, उसका जो जेनेटिक कंस्टिट्यूशन है उसको क्या बोलते हैं? जीनोटाइप ऐसा बोलते हैं. तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 31, उसका जो राइट आंसर है वो क्या आएगा? ऑप्शन ए, दैट इज फिनोटाइप. ओके, चलो अगला देखते हैं, नंबर 32 नंबर का क्वेश्चन देखने वाले हैं. ओके चलो, जीनोटाइप क्या है वो पूछा है. क्या बात है? अ जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, अ जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ सोमैटिक सेल्स, अ जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ प्लास्टिड्स या फिर जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ अ जर्म सेल. चलो 2 मिनट के लिए वेट कर लेता हूं सो दैट बाकी के लोग आंसर करेंगे फटाफट. व्हाट इज जीनोटाइप? जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ सोमैटिक सेल्स, जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ प्लास्टिड्स या फिर जर्म सेल्स. आंसर्स आ चुके हैं. द राइट आंसर इज जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. दिस इज कॉल्ड एज जीनोटाइप. सिंपल सा क्वेश्चन है. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. चलो अगला देखते हैं, नंबर 33 नंबर का क्वेश्चन जो है वो देखना है. होमोजाइगस इंडिविजुअल्स क्या होते हैं? दे ब्रीड ट्रू टू द ट्रेट, डू नॉट ब्रीड ट्रू टू द ट्रेट, प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट और बोथ ए एंड सी. यस, क्या है? व्हाट इज होमोजाइगस? द इंडिविजुअल हैविंग two similar genes for a particular trait. Individual having two similar genes for a particular trait is called homozygous. If it has a dissimilar genes for a particular trait, then it is called heterozygous. तो अगर homozygous होगा, दोनों जीन सेम होंगे, it is going to breed true to the trait. उसका जो कैरेक्टर होगा वही अगले जनरेशन में पास होगा. उस कैरेक्टर के लिए वो कैसा रहेगा? ट्रू ब्रीडिंग रहेगा. तो ऑप्शन ए तो है वो राइट आएगा. ऑप्शन बी नहीं आ सकता. नॉट ब्रीड ट्रू ये नहीं हो सकता. लेकिन अगर आप दोनों जीन सेम है तो एक ही टाइप का गैमेट बनता है, ये हमको पता है. सो इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ द गैमेट. तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, दैट इज बोथ ए एंड सी. बोथ ए एंड सी जो है ये उसका राइट आंसर है. और अगला जो क्वेश्चन है वो देखने वाले हम. क्वेश्चन है आपका नंबर 34. चलो 34 नंबर का क्वेश्चन देखना है. आपके सामने आ चुका है ऑलरेडी. Which of the following term indicates a pair of dissimilar alleles? चलो बहुत बार ऐसा हो रहा है कि अगले क्वेश्चन का आंसर मैं पहले इसमें बता देता हूं आपको. ओके, तो सिंपल सा चीज है. Which of the following term dissimilar alleles को एक्सप्रेस करेगी? होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, होमोलॉगस या फिर ऑल ऑफ दीज? ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे यहां पे. इसका आंसर जो है वो क्या है? हेटेरोजाइगस है. डिसिमिलर अलील्स है तो हेटेरोजाइगस, अगर सिमिलर है तो होमोजाइगस. अगला देखते हैं, नंबर 35 नंबर का क्वेश्चन क्या है? चलो, अ क्रॉस बिटवीन टू प्योर इंडिविजुअल्स डिफरिंग इन एटलीस्ट वन सेट ऑफ कैरेक्टर्स इज कॉल्ड. क्या है? दो प्योर इंडिविजुअल्स के बीच में हम क्रॉस कर रहे हैं, डिफरिंग इन एटलीस्ट वन सेट ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स. ओके, मोनोहाइब्रिड, पॉलीप्लॉइड, म्यूटेंट या फिर वेरिएंट? क्या होगा? बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है. इफ यू क्रॉस टू प्योर इंडिविजुअल्स डिफरिंग इन वन सेट ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, इट इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस. दो कैरेक्टर एक साथ कंसीडर कर रहे हो तो क्या होगा? डायहाइब्रिड क्रॉस. अगर तीन कंसीडर कर रहे हो तो क्या होगा? ट्राई हाइब्रिड क्रॉस. ओके, तो यहां पे 35 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर है आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस. ओके, तो चलो यहां तक आपने 35 क्वेश्चंस देख लिए हैं. इसका जो अगला पार्ट है वो हम अगले वीक में लेंगे, अगले लेक्चर में लेंगे. तो अगले लेक्चर में जब आप आएंगे वापस इस चैप्टर को एक बार क्या कर लेना है? रिवाइज कर लेना है. आज के लेक्चर के लिए यहां पे रुकने वाले हैं. ओके, वापस एक बार बोल रहा हूं, ये जो लेक्चर्स अभी चल रहे हैं दोनों पर्पस एक साथ हम सॉल्व कर रहे हैं. वापस एक बार मैं बोल रहा हूं, यहां पे आपका रिवीजन भी हो रहा है और आपका एंट्रांस भी कंप्लीट हो रहा है. पूरा का पूरा चैप्टर भी रिवाइज हो रहा है. जैसे मैंने बोला कि अगर आप एमसीक्यूज को देख रहे हो तो पॉइंट टू पॉइंट एमसीक्यूज बने हुए हैं, हर कंसेप्ट के ऊपर एमसीक्यू है. ओके, तो वो कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा. ओके, एमसीक्यूज भी सॉल्व हो जाएंगे, एंट्रांस भी पूरा होगा. रिवीजन हो रहा है. ओके, ये खत्म होने के बाद वापस एक बार होगा.
तो रिवीजन का पार्ट तो बहुत सारा होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लाइव लेक्चर अटेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेक्चर्स को लाइव अटेंड करो। आप अगर लाइव अटेंड नहीं करेंगे तो वापस एक बार बोल रहा हूं, लेक्चर्स वापस आपको देखने को नहीं मिलेंगे विदाउट, और इसके लिए हम अभी कोई भी एक्सक्यूजेस आपसे नहीं लेने वाले हैं, कोई एक्सक्यूज नहीं देना है। ओके, प्रॉपरली टाइम को फॉलो करो, लेक्चर्स को लाइव अटेंड करो। ओके, अगला पार्ट जो है वो अगले लेक्चर में लेंगे। आज के लिए यहां पे रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच।